गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से उसके पोजीशन प्रेडिक्ट करने के बाद में आगे बढ़ते हैं, यानी एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। एक्चुअली इन सब के बारे में पढ़ना भी हम लोग को, जैसे 11th क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर है, वहाँ पूरे डिटेल से पढ़ा है हम लोग को एस ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक चैप्टर भी 11th में है। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, जिसमें से 13 और 14 11th में पढ़ना है और 15 से लेकर 18 तक आपको 12th में पढ़ना है, और डी एंड ए ब्लॉक ये 12th में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल का अगर आपको आउटलाइन याद होगा तो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है। कई बार ये आउटलाइन ड्रॉ किए हैं हम। ये मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम हैं, जिन्हें ग्रुप कहा जाता है। ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड, और यहाँ 12, इस जगह पर 13 और ये 18 है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए। 3 से लेकर 12 तक इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। 13 से लेकर 18 तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और इसी मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे में 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स, और इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इस चैप्टर में हम लोग को एस, पी, डी और एफ के बारे में बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए, यानी कि मेन पॉइंट ये है वो जानकारी। जैसे एस, पी, डी और एफ, इन चारों के बारे में अगर फर्स्ट पॉइंट जो कॉमन होना चाहिए वो लिख सकते हैं, द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस सबसेट आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। और इसी अनुसार से द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबसेट आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी सबसेट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड द एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एफ सबसेट आर कॉल्ड ए ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि फर्स्ट पॉइंट सबका हो गया, क्योंकि हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में कौन से ब्लॉक से कोई पार्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग करेगा, तो इसमें क्लासिफाई करने का यही कंसेप्ट यूज किए थे कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसे मिल करता। दूसरा पॉइंट बन सकता है, इनके ग्रुप को देखो, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 3 to 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। और इसी जगह पर 6th पीरियड और 7th पीरियड में, 6th पीरियड में लैंथेनम आता है थर्ड ग्रुप में, और 7th पीरियड में एक्टिनियम आता है। तो लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को लैंथेनॉइड्स कहा जाता है। दे ऑल आर कंसिडर्ड एज मेंबर्स ऑफ थर्ड ग्रुप। ये मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक में है, इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। यानी कि लैंथेनम और उसके बाद के 14 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में डाला गया, जबकि बाकी सब जगह पर हर एक ग्रुप के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए एक एक अलग अलग पोजीशन दिया गया था। तो ये इसके ड्रॉबैक में आता है। उसी तरह से एक्टिनियम और उसके बाद के 14 एलिमेंट्स को एक्टिनोइड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये इनके पोजीशन से रिलेटेड हो गए। तो पहला पॉइंट हुआ कि एस, पी, डी, एफ कहते किसे हैं। सेकेंड पॉइंट ये आ गया कि एस, पी, डी, एफ में कहां से कहां, किस ग्रुप से किस ग्रुप तक के एलिमेंट को कहते हैं। फिर अब इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, फर्स्ट ग्रुप का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनका NS1 होता है, और सेकंड ग्रुप का NS2 होता है। तो अगर एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो NS1 से लेकर 2 तक है, तो इन्हें लिखा जाता है NS1 to 2। 1 - 2 नहीं है, डैश दिया हुआ, NS1 to 2, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन था। बाकी हम लोग जो अभी पोजीशन प्रेडिक्ट करते वक्त में लिखे थे NSX, उसको नहीं लिखे। जब कहा जाएगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इस ब्लॉक एलिमेंट का, तो आपको ये पार्ट लिखना है। उसी तरह से अगर पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए देखेंगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट में इस जगह पर NS2 NP1 होता है, फिर P2 P3 P4 और यहाँ P6 तक। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है NS2 NP1 to 6। डी ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे तो यहां पर डी 1 से स्टार्ट होता है और 10 तक जाता है।
एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जहां हाफ फील्ड और फुल फील्ड आ रहा था उस जगह पर NS1 भी हुआ था। और आगे सारे एलिमेंट का अगर आप देखोगे कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है तो लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स इन सब के अलावा और भी हायर मेंबर्स में, यानी कि इन सब जगह पे जब एनर्जी गैप कम होता है तो S के दोनों इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं। तो इसलिए D का जब हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहां पर लिखा जाता है NS0 to 1, NS0 to 1 यानी सॉरी 0 to 2, 1 नहीं 2, 0 to 2 और यहां N-1 D1 to 10। जैसे क्रोमियम का हम लोग लिखे थे तो क्रोमियम का आ गया था NS1 ND5, कॉपर का लिखे थे तो NS1 और उस जगह पर ND10, लेकिन कुछ और एलिमेंट में ये 0 भी होगा, वो सर्च करना तो कम ही जगह पर होता है। तो कई जगह पर आप देखोगे NS1 और 2 लिखा रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक भी आप देखेंगे तो 0 to 2 लिखा है, तो हम लोग को उसी को लेकर चलना पड़ेगा। 0 कहने का मतलब ये कि इनका S का दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास में चला जाएगा, D के पास में, और ये तब एराइज होगा जब मेंबर बड़ा हो, यानी कि नीचे की तरफ में, यानी कि जब एटॉमिक नंबर ज्यादा हो उस कंडीशन में। हमारे लेवल के अनुसार से, सिलेबस के अनुसार से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक ही पढ़ना है, 30 तक ही पढ़ना है, क्योंकि 30 के बाद में और भी कई कंसेप्ट आते चले जाएंगे। तो फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा तो वहां और भी ऐड होता चला जाएगा। और फिर F ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर कहा जाए तो F ब्लॉक एलिमेंट में NS2 होता है, N-1 D0 to 1 होता है, और यहां N-2 F1 to 14 होता है। D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 1 to 10, P में 6 इलेक्ट्रॉन आता है तो 1 to 6, F में 14 इलेक्ट्रॉन आता है तो 1 to 14। ये 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां आपसे पूछा जाता है कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये S ब्लॉक का, P ब्लॉक का, D ब्लॉक का, F ब्लॉक का, तो ये चारों को उनके ब्लॉक के साथ में हम लोग एक पॉइंट ये भी दे सकते हैं। फिर इन सभी के अपने कुछ निकनेम होते हैं, इनके बारे में डिटेल्स हम लोग उस पार्टिकुलर ग्रुप में, ब्लॉक के बारे में जब पढ़ेंगे तब यहां पर भी डिस्कस करते हैं। जैसे S ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को अल्कली मेटल कहा जाता है और सेकंड ग्रुप एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। फर्स्ट ग्रुप के जितने सारे एलिमेंट हैं वो सब के सब वाटर के साथ रिएक्ट कर अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इन्हें अल्कली मेटल कहा जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान दोगे आप, यहां पर हाइड्रोजन को अल्कली मेटल वाले पार्ट में नहीं रखते। ये भी ड्रॉबैक में हम लोग एक अलग से पॉइंट पढ़ेंगे। इस जगह पर देखोगे तो हाइड्रोजन को अलग बॉक्स जैसा बनाकर दिया गया, यहां ये सब एक जैसा, यानी कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से इसे डाल तो दिया गया, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ये अल्कली मेटल वाले पार्ट में नहीं है। तो ये अल्कली मेटल कहा गया क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर अल्कली का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है क्योंकि ये ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और ये जमीन के नीचे होते हैं और इनके ओर्स भी अल्कलाइन नेचर के होते हैं, इसलिए अल्कलाइन जमीन के नीचे में पाए गए इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, इसलिए अर्थ मेटल हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक एलिमेंट में 16, 17 और 18 का निकनेम दिया गया है। ग्रुप 16 को चाल्कोजेन, ये सारा पॉइंट हम आपको पीडीएफ में लिख रहे हैं। ग्रुप 16 को चाल्कोजेन कहा जाता है। चाल्कोजेन भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। ग्रुप 17 को हैलोजन कहा जाता है और ग्रुप 18 को नोबल गैस कहा जाता है। हैलोजन साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को कहते हैं और ग्रुप 18 के लो रिएक्टिविटी की वजह से इन्हें इनर्ट गैस कहा जाता है। डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। रीजन एलिमेंट का 3 पार्ट है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, और इस एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को मिला दो तो ये तीनों पार्ट कवर करता है। यानी कि एस और पी ब्लॉक मिलाने पर मेटल भी आ जाते हैं, नॉन मेटल भी आ जाते हैं, मेटेलॉइड्स भी आ जाते हैं, और जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं अर्थ पर उनमें एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट रहता ही रहता है। इसलिए इन्हें हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये एलिमेंट के ऑल टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है।
ट्रांजिशन का मतलब होता है वन स्टेज से दूसरे स्टेज में शिफ्ट करने को। एस ब्लॉक एलिमेंट रिएक्टिव मेटल में आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट रिएक्टिव नॉन मेटल में आता है। तो यहां मेटल और यहां नॉन मेटल, तो उनके बीच का जो स्टेज होता है उन्हें ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल और रिएक्टिव नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है। और भी कई जगह पर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो पढ़ोगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल को कहा जाता है, लेकिन उस वाले पार्ट में हम नहीं जा रहे हैं। आप अभी सिर्फ इतना ध्यान रखोगे। इसी ट्रांजिशन एलिमेंट से निकलकर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट आया है, जिसमें टू सीरीज ऑफ एलिमेंट होते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, और इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो जो मेजर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, जिसके बारे में भी डिस्कस किए, यहां पर आप सिर्फ इतने ही के बारे में जानकारी रखो, यानी कि इतने ही के ऊपर मैं फोकस करूं। एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है, उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उनका निकनेम क्या है, इनके बारे में। और बाकी जब डिटेल से हम लोग जैसे 11th में एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां और इनके एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस केमिकल सब्सटेंस से रिएक्ट कर किस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो सब आगे आता जाएगा। अब ये एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड हो, इनको सारा पीडीएफ में हम नोट कर दिए हैं, आप उसको कॉपी कर लोगे और उतनी बात को आप याद रखिएगा, खास करके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सम इंपॉर्टेंट पेरियोडिक ट्रेड्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर पेरियोडिक ट्रेड्स। पेरियोडिक ट्रेड्स में क्या देखना होता है हम लोग कि अगर टॉप टू बॉटम हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो किस तरीके का चेंजेस आ रहा है, और लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो किस तरीके का चेंजेस आ रहा है, उसको आगे बता। अब यहां पर हम लोग फर्स्ट पेरियोडिक ट्रेंड्स में एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस या इसे एटॉमिक साइज भी कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल पार्ट यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। और इसी में कई सेल होते हैं, यानी कि ऑर्बिट कहा जाता है। एक ग्रुप एलिमेंट को लेकर चलते हैं, बाकी उससे आपको ट्रेंड पता चलेगा। जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इतने ही को लेते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1 है, लिथियम का 2 1 होता है, सोडियम का 2 8 1 होगा, पोटेशियम का 2 8 8 1। अगर इसका हम लोग एटम का डायग्राम बनाते हैं तो यहां इसका न्यूक्लियस हुआ और इस न्यूक्लियस के फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये इनका न्यूक्लियस हुआ, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का अगर ड्रॉ करते हैं तो इनका न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और फिर थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का अगर ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑर्बिट में भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां आप क्या किसी छोटे बच्चे को भी कहा है कि ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है, और आप ये देख करके बताओ तो कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटम का साइज बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। तो आपके साथ में अगर कोई छोटा बच्चा भी 1-2 क्लास में पढ़ने वाला तो वो भी देख के बताएगा कि ऊपर से नीचे जाने पर एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है। उससे पूछोगे कि कैसे कैसे बता रहे कि तुम इंक्रीज कर रहा है, तो बताएगा कि आप यहाँ पूरी सर्किल बनाए, यहाँ 3 है 4 है, तो उसी सर्किल को तो सेल कहा जाता है। यानी कि आपके लेवल में हुआ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज ग्रेजुअली इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। यानी कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं।
अब अगर हैलोजन में पूछा गया आपसे कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो इस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में आप बताओ तो कि सबसे छोटा साइज किसका होगा? फ्लोरीन का। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? आयोडीन का। तो ये सिंपल कंसेप्ट था। तो टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट आयोनिक रेडियस के केस में भी होगा। आयन को भी अगर कंपेयर करेंगे सेम चार्ज वाले का, तो टॉप टू बॉटम जाने पर वो इंक्रीज करता है। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि पीरियड में किस तरीके का चेंजेस आएगा वो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप में टॉप टू बॉटम देखते हैं हम लोग, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम लोग देखते हैं। पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गया। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो यहां आएगा 2, 1, बेरिलियम का होता है 2, 2, बोरॉन का आता है 2, 3, कार्बन का होगा 2, 4, नाइट्रोजन का 2, 5, ऑक्सीजन का 2, 6। अब देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल सेम आ रहा है। तब तो पहला पॉइंट ये दिख रहा है कि जब नंबर ऑफ सेल सेम है तो एटम का साइज भी जो सेम होगा। एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, बहुत ज्यादा का वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन यहां पर चेंजेस क्या आता है? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, the atomic and ionic radii gradually decreases, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। और उसके लिए एक टर्म आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। और यहां पर इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले हम आपको जो सिंपल कंसेप्ट है वो बताते जाएंगे, और फिर जहां एक्सेप्शनल कंडीशन या जो कुछ एडिशनल पार्ट आएगा, जैसे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया, तो इसके बारे में हम आपको इसी चैप्टर में आगे बता देंगे वहां पर। अब इस सिर्फ आप कर लेना और सिंपल तरीके से बताते हैं। इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल सेम है, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो उनके बीच का इंटरेक्शन इंक्रीज करता है। और जब इंटरेक्शन इंक्रीज करेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। हाँ, ये ग्रुप के कंपैरिजन में पीरियड में साइज का वेरिएशन कम होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल ही चेंज कर जा रहा था। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो वहां पर इनके साइज में वेरिएशन कम आता है बट डिक्रीज करता है। तो 2 चीज याद रखोगे, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियाई भी उसी को फॉलो करता है, ये इंक्रीज करता है। और लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाते हैं तो इनका ये वैल्यू है वो डिक्रीज करता है। अब एटम और आयन को कंपेयर करते हैं। आयन का फॉर्मेशन होता है अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। जैसे अगर हम लोग सोडियम और सोडियम आयन को कंपेयर करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 281। और वहीं अगर Na+ को कंपेयर करें तो इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा 28। अब यहीं पर तुमको दिख रहा है कि जहां इस जगह पर 3 सेल थे, अब इस जगह पर कितने सेल हो गए? 2। तो पहला पॉइंट ये आया कि the size of cation is always smaller than the size of their parent atom, यानी कि अगर Na और Na+ को कंपेयर करें तो Na का साइज बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू Na+। लेकिन अगर हम लोग अनायन को कंपेयर करते हैं, जैसे क्लोरीन 17 है, यहां लिखेंगे तो 287, और अगर Cl- का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 288 आ जाएगा, यहां भी 17 है। अब इन दोनों के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर 17 ही है, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा लेकिन उसको खींचने वाला प्रोटॉन का नंबर 17 दोनों जगह पर है,
तो इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच का इंटरैक्शन वैल्यू कम हो जाएगा, घट जाएगा, और जब इंटरैक्शन घटेगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। यानी कि अनायन के केस में अनायन का साइज अपने पेरेंट एटम के साइज से हमेशा बड़ा होता है। 2 पॉइंट देखना है, अगर एटम को आयन से कंपेयर करना है तो ये देखना है कि आयन कटायन है या अनायन है। अगर कटायन है तो इनका साइज एटम से छोटा होगा, और अगर अनायन है तो इनका साइज अपने पेरेंट एटम के साइज से बड़ा होगा। यानी कि ये पीरियोडिक ट्रेंड में पीरियोडिक चेंजेस आता है। तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई के बारे में आपको बताया। अब इसी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई के कांसेप्ट को अगर ध्यान में आप रखोगे तो फिर बाकी के चेंजेस के ऊपर में आप फोकस कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उन सब का वेरिएशन इसी पर बेस्ड होता है। जैसे जितना कुछ एक्सेप्शनल पार्ट आएगा उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अब इस सिर्फ इनके बारे में एक एक करके जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई के बाद में फिर टर्म आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। इनका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कहां से इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देते हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जिस एटम का साइज बड़ा होगा, एटॉमिक साइज, जिस एटम का साइज बड़ा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी आप एटॉमिक साइज का ट्रेंड याद करो, टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का साइज बड़ा हो रहा था। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी इनका वैल्यू डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज छोटा हो रहा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब रीजन समझो, ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, दूसरे कंडीशन में ये न्यूक्लियस है और यहां पर ये थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और न्यूक्लियस पॉजिटिव है, यहां भी निगेटिव और यहां भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स साइज के बढ़ने पर घटता है। तब यहां तो अंदाज लग रहा होगा आपको कि इस जगह पर साइज छोटा है, डिस्टेंस कम है, तो यहां स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। जबकि इस जगह पर दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो जहां ज्यादा डिस्टेंस होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर चूंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज छोटा हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद में फिर एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी का ठीक उल्टा है। किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहां एनर्जी दे रहे हैं एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। इसी का ठीक उल्टा अगर ये सेंट्रल पार्ट है और आप इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर रहे हैं तब इस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होगा, और ये जो एनर्जी रिलीज होता है इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। इस जगह पर आप एनर्जी दे रहे हैं तो जहां एनर्जी दिया जाता है वो वैल्यू पॉजिटिव हो गया, और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी बाहर निकल रहा है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करते हैं। और इस जगह पर चूंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये भी उसी ट्रेंड को फॉलो करता है, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है। इस जगह पर कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, उस एक्सेप्शन को हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। सम इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्शनल पार्ट
ताकि आपका ये टर्म का एक बार फिर से डिफिनेशन का रिवीजन भी हो जाए और फिर जो कंसेप्ट भी बने। अभी हम उस वाले पोर्शन पर नहीं जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद भी फिर एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी को कहा जाता है। जैसे अगर यहां देखो, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है। यहाँ न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इनका इंक्रीज कर रहा है। इस जगह पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है। अब ये तो दिख रहा है कि यहाँ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक हैं, तो यहाँ पे खिंचाव ज्यादा होगा और इनके बीच का इंटरेक्शन वैल्यू कम होगा। यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी साइज का उल्टा है। तो ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू घटेगा और लेफ्ट टू राइट जाने पर ये बढ़ेगा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में चूंकि यहाँ ये डिक्रीज कर रहा है और इस जगह पर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन आता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन का होता है। तो एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताए। अब मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटल का कैरेक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि जब साइज बड़ा होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी मेटल का होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है, तो इसी का रिवर्स कर देंगे तो वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन बताया, जनरल ट्रेंड बताया। अब इस जगह पर कहीं कहीं पर कहां एक्सेप्शनल पार्ट आता है वो बताएंगे अब अगले क्लास में। और ये आपका भी काम रहा कि अगले क्लास में आप कम से कम बुक का रीडिंग डाल करके रखोगे कि हाँ यहाँ पर और क्या क्या एक्सेप्शन है, कि सर वो पॉइंट किस तरीके से डिस्कस करते हैं। अगर आप पढ़ करके रखेंगे तो आपका इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ेगा। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास। थैंक यू।